गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपकी हाफ ईयरली का रिवीजन शुरू कर दिया था। आज तो वैसे हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है पिछले 14वें चैप्टर का, तो उसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपको वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दी हो, लेकिन बारंबारता में क्या हो, जब तो एक ही वो रहती थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही आपकी बारंबारता जो है वो अधूरी रहती, तब तो उसको हम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे दो दो बारंबारताएं हैं जो लुप्त है, इनको हमने निकालना है किसकी मदद से? माध्यक की मदद से। ठीक है, इनको हमने निकालना है किसकी मदद से? माध्यक की मदद से। माध्यक आपको दे रखा है 28.5, तो हमने कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले जो टेबल जैसा बनता है, टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए अगला कॉलम यहाँ पे क्या बनता है? क्या निकाला जाएगा इसके बाद? बताओ। एफ तो है बेटा, एफ तो ये है। एक्स आई मैम। एक्स आई तो माध्य में, एक्स आई तो माध्य के लिए निकालते हैं हम, तो माध्यक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे गलती मत करना, क्वेश्चन में लिखा होगा माध्यक, तो माध्य निकाल के मत आना। माध्यक होता है मीडियन, सीएफ। क्या निकालेंगे? सीएफ। बिल्कुल, तो ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। माध्य अलग होता है, माध्यक अलग होता है। माध्यक हमने कल सीखा था, इसलिए कहती हूँ होमवर्क क्या करो। होमवर्क करोगे तभी पता चलेगा, नहीं कि भाई करना क्या है इसमें, तभी तो पता चलेगा कि निकालना क्या है। तो इसलिए माध्यक निकालने के लिए हम निकालते हैं सीएफ, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो हम निकालेंगे, ठीक है, उसको हम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, संचयी बारंबारता निकालने के लिए बताइए, 5 के लिए संचयी बारंबारता कितनी होगी? 5 के लिए 5 के लिए 5 ही होगी, ठीक है। एक्स के लिए कितनी होगी संचयी बारंबारता? 5x मैम। 5x 5 जमा एक्स, क्योंकि हमें पता है संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, इसके लिए तो यही रहती है। लेकिन एक्स के लिए निकालनी है तो एक्स में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो उसकी संचयी बारंबारता निकलेगी। 20 के लिए संचयी बारंबारता निकालनी है, तो इसमें 20 को जोड़ो और संचयी बारंबारता निकालो। तो बताओ क्या आएगा अगर मैं 20 जमा 5 जमा एक्स कर दूं? 25। बिल्कुल, 25 जमा एक्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मत कर देना कि 25x में एक जोड़ के इसको 26x लिख दिया, बिल्कुल गलत है। x वाली चीज कभी नहीं जुड़ती। अगर कोई संख्या जिसके पास x है और ऐसी संख्या जिसके पास x नहीं है, तो वो आपस में नहीं जुड़ सकती। यहाँ पे 25 जमा x कैसे आया? तो देखो हुआ क्या, ये जो 20 था, 20 जमा 5 जमा x ऐसा बना, ठीक है। 20 जमा 5 जमा x ऐसा बना। अब 20 और 5 को तो जोड़ सकते हैं ना, माना कि x वाली चीज को नहीं जोड़ सकते, लेकिन 20 और 5 को तो जोड़ सकते हैं। इनको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 25। 25 बन गया तो आ गया 25 जमा x। इस बात का ध्यान रखना कि x वाली चीज को नहीं जोड़ सकते, लेकिन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो ये आ गया 25 जमा x। अब 15 के लिए CF क्या होगा? 15 के लिए 40 प्लस x। 40 जमा x। और y के लिए कितना होगा? 40 प्लस x प्लस y। बिल्कुल, 40 जमा x जमा y, क्योंकि इस y भी इनमें नहीं जुड़ेगा, y को भी अलग से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ना तो y संख्या है ना तो y x है, ठीक है। और 5 के लिए क्या होगी संचयी बारंबारता? बोलो। 45 प्लस एक्स प्लस वाई। 45 प्लस x मैम प्लस y। प्लस y भी, क्योंकि y भी है ना, तो इसलिए दोनों। कुछ कह रहा है कोई? 40 कैसे आया? 15 में 25 जोड़ के कितना आएगा? 15 में 25 जोड़ो तो 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4। ओके मैम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये सब हमने कर लिया, टेबल बना लिया। अब हमें जो चीज क्वेश्चन में दी थी, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई इस टेबल के लिए जो माध्यक है वो 28.5 है। कौन है? 28.5 है। अब बताओ ये 28.5 कहाँ आएगा, किसके किसके बीच आएगा? सोचो जरा। 30 और 30 के बीच। कैसे?
ठीक है, हमें इसका मीडियन दे रखा है कि 28.5 है, तो वो कहाँ लाई करेगा, तो वो इनके बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में, तो आएगा कहीं पर 28.5। ठीक है, 20 और 30 के बीच में तो कहीं पर आएगा 28.5। तो इसको हम क्या लेंगे, इसको हम माध्यक वर्ग मानेंगे। अगर हम और क्वेश्चन की बात करें तो बाकी क्वेश्चंस में हम देखते थे कि भाई n/2 निकालो, है ना, n/2 निकाल के फिर देखो वो कहाँ पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जो माध्यक दे रखा है वो देखो कि किस वर्ग अंतराल में आएगा। जैसे मुझे दिया था 28.5, तो 28.5 आता है 20 और 30 के बीच में, इसलिए इसको हम माध्यक वर्ग मानेंगे। इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, माध्यक वर्ग। अब अगर ये माध्यक वर्ग है तो मुझे बताइए इस माध्यक वर्ग के लिए L कितना है? L 20 मैम। 20। इस माध्यक वर्ग के लिए H कितना है? 10 मैम। 10 नहीं बेटा, वो अच्छा 10, हाँ H बोल रहा हूँ, मुझे लगा F। हाँ H इसके लिए कितना है, 10 है, क्योंकि 30 में से 20 के तो 10 ही तो बचता है। और F कितना है, F 20 20। और CF कितना है, CF 5 + x मैम। 5 + x, बिल्कुल, क्योंकि जो माध्यक वर्ग होता है उसका CF फॉर्मूले में नहीं जाता, उससे ऊपर वाले जो चीज है इसको फॉर्मूले में लाना है CF की जगह पर। ठीक है, तो अभी इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए देखो इधर क्या करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जो ये वाली चीज होती है ये किसके बराबर आनी चाहिए? 60 n के बराबर मैम। ये बेटा यही तो n है ना, n तो ये खुद है मैम, 60 के बराबर ही। 60 के बराबर, मतलब हमने पढ़ा था कि जो n आता है, जो संचय बारंबारता का आखिरी पद आता है, वो किसके बराबर होना चाहिए, तो बारंबारताओं के जोड़ के बराबर होना चाहिए। बारंबारता को जोड़ा तो इसका जोड़ हमें पहले से दे रखा था 60, ये हमने निकाला नहीं है, ना ही हम निकाल सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं इसका जोड़, निकाला ही नहीं तो कैसे बताएंगे। लेकिन ये हमें पहले से दे रखा था, क्वेश्चन में ऑलरेडी था, तो हमारी थोड़ी सी मदद हो गई। पहले से सवाल में ये चीज दे रखी थी कि ये क्या है, ये 60 है। ये कितना है, ये 60 है। तो इसका मतलब कि ये जो चीज है ये भी 60 के बराबर होगी, है ना। अगर इनका जोड़ 60 है तो इट मींस ये जो चीज है 45 + x + y, ये भी तो 60 के ही बराबर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 45 + x + y बराबर में 60। ठीक है, और यहां से अगर हम इसको वो करें, फॉर्मूला इसका बनाएं, या कुछ कॉमन तो कुछ ले नहीं सकते, तो ये क्या बन जाएगा, x + y को अकेला छोड़ो, तो x + y को अकेला छोड़ो तो कितना आएगा, 60 के पास चला जाएगा 45, वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो यहां से हमें एक समीकरण मिल जाएगा कि x + y कितने के बराबर है, 15 के बराबर। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा XY वाला, ध्यान रखना कि ये वाली जो चीज है ये इस जोड़ के बराबर होगी। तो इसको लिख दो, तो मैंने लिख दिया कि 45 + x + y 60 के बराबर है। फिर मैंने x + y का मान निकाला, तो x + y जो है वो 15 के बराबर आया। कितने के बराबर आया, 15 के बराबर आया। तो चलो अब क्या करते हैं, अब हम वैल्यू भर देते हैं फॉर्मूले में। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने समीकरण बनाया, ये मेरे कब काम आएगी, तो अभी काम नहीं आएगी। ये कब काम आएगी, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये चीज करनी है। आपको दिख रहा है कि ये वाली जो चीज है ये बारंबारता के जोड़ के बराबर आती है, तो लिख लो, और लिख के जो है वो x + y का एक समीकरण बना दो। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, तो बिना किसी देरी के फॉर्मूले में डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो माध्यक हमें पहले से दे रखा है, तो हम बस पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF बटे में इसके, बताओ बटे में क्या होगा, f गुणा में h। ठीक है, L की जगह पे कितना है तो वो लिखते जाएंगे। L की जगह पे 20 है, ठीक है, L की जगह पे 20 है तो 20 लिख दिया, जमा का निशान n/2। देखो n हमें वैसे पता है कि इसको n बोलते हैं,
है ना। हम किसको n बोलते हैं, ये जो 45 जमा x जमा y है इसको n बोलते हैं, लेकिन इसको तो यहाँ भर नहीं सकते ना, इसको भरेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा। तो n भरने के लिए अभी हम 60 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये 60 के ही बराबर तो आएगा, हम जानते हैं कि ये 60 के ही बराबर तो आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे n की जगह पे 60 लिखेंगे, क्योंकि इसको भरेंगे तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। 60 बटे में 2 माइनस CF तो CF ही भरना पड़ेगा, 5 जमा x ही CF की जगह भरना पड़ेगा, और बटे में इसके f इसके लिए कितना है, तो f इसके लिए 20 है, गुणा में h कितना है, तो h इसके लिए है 10। ठीक है, अब क्योंकि हमें माध्यक दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा होता है ना माध्यक, ऐसे लिखते हैं माध्यक, क्योंकि माध्यक का फॉर्मूला है, तो माध्यक को हटाओ और यहाँ पर जो है वो उसका मान भर दो, तो उसका मान हो जाएगा 28.5 बराबर में 20 जमा 60 बटे 2 हो गया 30 माइनस का 5 और माइनस का x। बताओ क्यों लिखा मैंने माइनस का x, कौन बताएगा क्यों लिखा मैंने माइनस का x? तो मैम अंदर के निशान बदल जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो माइनस बाहर था ना, तो इस माइनस ने 5 से भी गुणा किया और इस माइनस ने x से भी गुणा की, तो हो गया -5 माइनस x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या तरीका लगाएं आप सोचो जरा। 28.5 तो भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और इसको संख्याओं को हल कर देते हैं, तो 28.5 ऐसे का ऐसा बराबर में जो है वो 20 को परे भेज दो। 20 को यहाँ रख के कुछ फायदा है नहीं, 20 इनके साथ जमा कर रहा है, तो 20 को उठाओ 28.5 के पास भेज दो, वहां जाके माइनस कर देगा, है ना। और यहाँ पर भी इसको भी सॉल्व करो, 30 में से 5 गए, कितने बचे 25 माइनस x बटे में 20 और गुणा में था इसके 10। अब ये जो 10 गुणा का है इसको भी उठा के वहां भेजेंगे, पहले इसको माइनस कर देते हैं। 28 माइनस 5 में से जब 20 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो ये है 28 माइनस 5, ये है 20.0, 5 का 5, 8 का 8 क्रॉस, ये बच गया 8.5। ठीक है, अब 8.5 है और यहाँ पर है 25 माइनस x बटे में है इसके 20 गुणा में है इसके 10। क्या ये 10 इस 20 से कट सकता है? यस मैम। यस मैम। तो काट दो, कितना आ जाएगा 10 से कम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, ये बच गया 8.5 बराबर में 25 माइनस x बटे में इसके 2। इस 2 को उठाओ बराबर के उस पार भेज दो, तो ये हो जाएगा 8.5 गुणा में इसके 2 और बराबर में 25 माइनस x। गुणा करके बताओ 8.5 को 2 से कितना आएगा। कैलकुलेशन करने की आदत डालो भाई, खुद से गुणा करो, गुणा मैं नहीं करूंगी, फटाफट से गुणा करो और बताओ 8.5 में जब 2 की गुणा करोगे तो क्या उत्तर आएगा। पहले उत्तर निकाल लो, फिर पीछे से देखना, एक अंक से पहले दशमलव लगेगा, आगे से मत लगाना, पीछे से। ठीक है, क्योंकि 8.5 के बाद दशमलव है ना, तो उत्तर निकालो पहले, 85 गुणा 2 करो, फिर जो उत्तर आएगा उसमें आखिरी अंक से पहले एक दशमलव लगा देना। मैम 17। बताओ 17 मैम। 17 सिर्फ 17। अच्छा देखते हैं, चलो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, बिल्कुल ठीक है। 170 आ गया था। 170 में हमें पता है कि दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद दशमलव है तो इसके पास भी लगाना है ना, आखिरी वाले अंक से पहले। तो यहाँ पर तो बिल्कुल 17.0 को हम 17 लिख सकते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे 17। अब x को अकेला छोड़ो, तो x को जब मैं अकेला छोड़ूंगी x लिखूं या माइनस x लिखूं? X माइनस माइनस x। देखो ना, ये जो माइनस है ये x का है ना, 25 का थोड़े है, तो x का माइनस तो उसके साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, तो माइनस x। और 17 के पास 25 को भेजूं तो 25 क्या करेगा वहां जाके? माइनस। तो करवा दो इनकी माइनस, 25 में से 17 को माइनस कराओ, कितना आएगा? 8। कैसा, प्लस का माइनस का? माइनस का मैम। माइनस का 8 बराबर माइनस का x, माइनस से माइनस गया कट,
तो x आ गया 8 के बराबर। तो x का मान तो हमने निकाल दिया, x आ गया 8 के बराबर, लेकिन हमसे सिर्फ x थोड़ी पूछा है, हमसे तो y भी पूछा है ना। तो अब वो हमारी मदद करेगा, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला समीकरण अब हमारे काम आएगा, क्योंकि इसकी मदद से अब हम x का मान तो निकल गया है, y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान हमें पता है, x जो है वो 8 के बराबर है, जमा का निशान y, बराबर में इसके 15, y को छोड़ो अकेला तो हो जाएगा 15 माइनस 8, और 15 में से 8 के तो शायद 7 बचते हैं, है ना, तो y आ गया 7 के बराबर। तो इसलिए ये समीकरण बनाना जरूरी है। फिर से सुनो समीकरण बना कैसे। जो संचयी बारंबारता का आखिरी पद आया वो बारंबारता के जोड़ के बराबर होता है, तो मैंने उनको लिख दिया, और उसके बाद x जमा y को एक तरफ रखा और संख्याओं को एक तरफ ले गई, और मेरे पास समीकरण बन गया था x प्लस वाई बराबर है 15, जो कि अंत में जब मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, एक चर का मान निकल गया, x का मान निकल गया, उसके बाद y का मान निकालने के लिए मेरी मदद इस समीकरण ने की। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है और इस बार भी आ सकता है। ठीक है, जरूरी क्वेश्चन है ये। तो ये था उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन, जिसमें करना कुछ नहीं है, जैसे करते हैं वैसे ही करना है। हाँ, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, क्योंकि काफी लंबा जाता है। ठीक है, एक्स भी है इसमें, गुणा भी कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबा जाता है, बट बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं, इतना ही है ये। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको मैं भेजूंगी होमवर्क में, जो पिछले साल आया था वही क्वेश्चन भेजूंगी, उसको ट्राई करना। उसको अगर आपने अच्छे से ट्राई कर लिया, आंसर सही आ गया, तो मतलब आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है। लेकिन अगर आंसर गलत आया तो फिर मैं बताऊंगी कहाँ गलती हुई। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये था आपका 14.2 का दूसरा। क्या हो गया? नोटबुक में लिख लिया। ठीक है, मैम ये वाई वाला नहीं लिखा है, दिखाइए थोड़ा सा। एक मिनट, ये वाला। ठीक है, ये समीकरण बना था हमारा। ठीक है, ओके मैम। चलो तो अभी करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत। तो जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे दो चीजों के बारे में, बिल्कुल ध्यान से सीखना, क्योंकि अगर ये चीज नहीं सीखी तो फिर पूरा चैप्टर आपको लगेगा कि हो क्या रहा है, किसकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है। ठीक है, दो तरह की आकृतियां होती है, एक होती है समरूप आकृति और दूसरी तरह की आकृति होती है जिनको हम कहते हैं सर्वांग सम आकृति। ठीक है, दो तरह की आकृतियां, सर्वांग सम आकृतियों के बारे में आपने पढ़ा था 9th क्लास में, समरूप आकृतियों के बारे में आप पढ़ रहे हो अभी। इसको भी 9th क्लास में वैसे पढ़ा होगा, लेकिन दोबारा से पढ़ लेते हैं। ठीक है, दो तरह की आकृतियां होती है, नंबर 1 समरूप, नंबर 2 सर्वांगसम। तो लिख लो, यह है चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज का बेसिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। एक होती है समरूप आकृति और एक होती है सर्वांग सम आकृति। तो हमने करना क्या है यहाँ पर, देखो समरूप आकृतियां कैसी होती हैं, बस आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक आपने ध्यान में रखना है शेप, एक आपने क्या ध्यान में रखनी है, शेप, और दूसरा आपने ध्यान में रखना है साइज। एक होता है शेप और दूसरा होता है इनका साइज। शेप का मतलब कि उनका आकार कैसा है। ठीक है, आकार बताऊंगी मैं क्या मतलब है आकार से। यहाँ पर आकार कैसा है वो आपने ध्यान में रखना है, और दूसरा आपने ध्यान में रखना है कि उनका आमाप कैसा है। ठीक है, एक आकार और दूसरा आमाप। तो बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है आपने, समरूप में भी और सर्वांग सम में भी, इनमें क्या क्या अंतर है। अगर एक बार आप वो समझ गए तो आपका समरूप और सर्वांग सम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक होता है आकार और एक होता है आमाप। अब बात करते हैं कि आकार और आमाप में क्या अंतर है, कैसे आपने इनको देखना है, और ये कैसे होते हैं समरूप के लिए और कैसे होते हैं सर्वांग सम के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आकार का मतलब यहाँ पर है कि उसका डिजाइन कैसा है, वो दिखने में कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारी जो किताब है वो आयताकार है, बोलते ना आकार, आयत आकार मतलब आयताकार। हमारा जो मतलब कोई घड़ी है उसको हम कहते हैं वो वृत्ताकार है, गोल है। हमारे जो कोई हम चिप्स खाते हैं आजकल, तो ऐसे देखो त्रिभुज के आकार की चिप्स चली है, तो हम बोलते हैं त्रिभुजाकार है। तो बस वही यहाँ पे आकार हुआ। तो आकार लिख लो, आकार में दो तीन चीजें ही आई, उसका डिजाइन कैसा है, वो दिखने में कैसा है। आकार से यहाँ मतलब है कि वो वृत्ताकार है, क्या वो वृत्त के आकार का है। नंबर 2, क्या वो त्रिभुजाकार है, क्या वो त्रिभुज के आकार का है। और नंबर 3, क्या वो
आयताकार है, आयत के आकार का है, ऐसे जितने भी आकार हैं उनको हम आकार में लिखते हैं। ठीक है, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। आमाप क्या होता है? तो आमाप होता है उनका साइज। आमाप में कैसी कैसी चीजें जाती हैं? तो आमाप में जाती है कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वो बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, ये सारे जाते हैं आमाप में, बड़ा है कि छोटा है। तो बस इन दो ही चीजों की मदद से हम पता लगाते हैं कि हमारी जो आकृतियां हैं वो समरूप है कि सर्वांग सम है। जैसे कि मान लो, अब सुन लो, समरूप आकृतियां कौन होगी? समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां होती हैं जिनका आकार सेम होना चाहिए। ठीक है, जिनका जो आकार है वो एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई चीज वृत्त के आकार की है तो दूसरी वृत्त के आकार की होनी चाहिए, अगर कोई चीज त्रिभुज के आकार की है तो दूसरी चीज भी त्रिभुज के आकार की होनी चाहिए। लेकिन आमाप, उनके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आमाप जैसा मर्जी हो, लिख लेना इसको, आमाप जैसा मर्जी हो। समरूप आकृति कहती है कि जो शेप है, जो आकार है वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो साइज है वो जैसा मर्जी हो। अगर साइज बराबर है तो भी चलेगा, अगर साइज अलग है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये कहती है कौन? समरूप आकृति। तो इसको एक बार लिख लो अपनी अपनी कॉपी पे फटाफट से, समरूप आकृति के बारे में, फिर एग्जाम्पल की मदद से इसको समझेंगे। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बताई समरूप के बारे में वो लिख लो, फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके इसको सीखेंगे। तब तक मैं एग्जाम्पल बना दूं, तब तक आप लिख लो, जिसने लिख लिया है ठीक है, लेकिन जिसने नहीं लिखा वो फटाफट से लिख लो। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अभी एक वर्ग। ठीक है, और इसी वर्ग को हम यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, लिख लिया सभी ने? तो मुझे बताओ, ये जो दो आकृतियां हैं ये आपस में कैसी हैं? क्या ये समरूप है? क्या इनको आप समरूप कह सकते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम, कह सकते हैं इनको। बिल्कुल, क्योंकि इनका जो आकार है वो सेम है। ये भी वर्ग के आकार की है और ये भी वर्ग के आकार की है, लेकिन इनका जो आमाप है, जो साइज है, वो सेम नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। समरूप आकृति कहती है साइज सेम हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं, क्योंकि इनका रूप सेम है, दिखने में ये सेम है। आकार चाहे, आकार नहीं सॉरी, आमाप चाहे जैसा मर्जी हो, साइज चाहे जैसा मर्जी हो, पर दिखने में सेम है, तो इसको हम कहेंगे समरूप आकृति। क्या कहेंगे? समरूप आकृति। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वांग सम की। सर्वांग सम कहता है कि भाई आकार तो एक जैसा होना चाहिए। अगर कोई चीज वृत्त के आकार की है तो दूसरी चीज भी वृत्त के आकार की होनी चाहिए। आकार भी इसे सेम चाहिए होता है और साइज भी सेम चाहिए। साइज भी कहते हैं कि भाई सेम हो, ऐसा ना हो कि एक बड़ा है एक छोटा है। अगर आकार सेम है तो आमाप भी सेम ही चाहिए, ऐसा कहा सर्वांग सम ने। तो क्या इनको सर्वांग सम कह सकते हैं? नो मैम। बताओ क्यों? ये भी तो वर्ग है, ये भी तो वर्ग है, इनका आकार तो सेम है। बिल्कुल, इनका जो साइज है वो अलग है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं होगा। तो आपको जो आपके चैप्टर में जो आप पढ़ रहे हैं वो आप समरूप आकृतियां पढ़ रहे हैं, जिनके जो है वो साइज से फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन आकार से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सर्वांग सम तो नहीं है, लेकिन ये समरूप है। इसको भी लिख लो। अब ये उदाहरण भी बना लो फटाफट से, यहाँ पे जो मैंने लिखा वो भी लिख लो और उदाहरण भी लिख लो दोनों के, कि ये समरूप आकृति तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। क्यों? तो कारण आपको ऊपर दिख जाएगा कि इसका आकार तो सेम था लेकिन इनका आमाप सेम नहीं था। थे तो ये दोनों वर्गाकार के, वर्ग के आकार के, लेकिन जो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या बड़े छोटे की बात करें तो वो सेम नहीं था, इसलिए सर्वांग सम नहीं होगा, लेकिन समरूप हो जाएगा। यहां तक लिख लिया है तो वाई टाइप कर देना। ठीक है, चलो तो अभी इसको और छोटा करते हैं और कुछ और उदाहरण लेते हैं।
इसको ऊपर कर दूं, लिख दिया है आपने अगर तो, है ना। तो इसका आपने मुझे बताना है, अभी तो मत बताना, पहले इसको बना देते हैं। चलो, इन दोनों के बारे में बताओ, ये दोनों कैसी है, ये दोनों समरूप हैं या नहीं? है मैम। बताओ। मैम। समरूप है? यस मैम। यस मैम। समरूप है। क्या ये सर्वांग सम भी है? क्या ये सर्वांग सम भी है? नो मैम। ये मैम, ये क्यों? कैसे है या नहीं? फटाफट से बोलो भाई, इतनी चुपके हो गए, दो ही बच्चे बता रहे हैं, बाकी बच्चे बताओ, चैट में बता दो, ये सर्वांग सम है कि नहीं है, हाँ या ना? है? कैसे कैसे पता चला है? ये कैसे पता चला कि नहीं है? ये सर्वांग सम है क्योंकि नहीं, एक बड़ा छोटा है ही नहीं। पता क्यों? क्योंकि जब मैंने प्रकार ली तो जितनी प्रकार खोल के मैंने ये वाला वृत्त बनाया था, उतनी ही प्रकार खोल के मैंने ये वाला वृत्त भी बनाया है। तो कैसे बड़ा छोटा हो सकता है? बड़ा छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी प्रकार मैंने खोली थी इसको बनाने के लिए, उतनी ही प्रकार मैंने खोली थी इसको बनाने के लिए। तो ये अलग नहीं है, इनका आकार भी सेम है, तो ये सर्वांग सम भी है। समरूप तो होगा ही होगा भाई, ये भी वृत्त है वो भी वृत्त है, समरूप तो होगा। समरूप ने कहा कि मुझे तो बस आकार से फर्क पड़ता है, आमाप जो मर्जी हो, पर इनका आमाप भी सेम था। तो समरूप कहता है कि साइज बड़ा हो छोटा हो बराबर हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक इनका आकार सेम है, दोनों वृत्ताकार हैं, तब तक ये समरूप होंगे। ठीक है। लेकिन सर्वांग सम कहता है कि आकार भी सेम होने चाहिए, दोनों वृत्ताकार भी होने चाहिए, दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। बताओ, अभी क्लियर हुआ ये? मैम मेरे को तो छोटे बड़े दिखाई दे रहे थे। दिखाई दे रहे हैं, बट ध्यान दो ना, जब मैंने प्रकार खोली थी तो मैंने प्रकार को नहीं छेड़ा था, जितनी वो थी उतनी ही ये भी थी। ठीक है, जितनी प्रकार वो थी उतनी ही ये भी थी, इसलिए इसको तभी तो मैंने प्रकार से बनाया ना, ताकि बिल्कुल बराबर बने, नहीं तो मैं तो ऐसे बना देती बिना प्रकार के, है ना। तो यहां से हमने देखा कि अगर कोई चीज सर्वांग सम है, सोचो इस बात को, रट्टा मत लगाओ, इस बात को सुनना ध्यान से। अगर कोई चीज सर्वांग सम है मतलब उसका साइज भी सेम, उसकी शेप भी सेम, तो वो समरूप भी होगा। अगर कोई चीज सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होगा, क्योंकि सर्वांग सम अगर वो है तो उसका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है। तो इस समरूप भी तो वही कहता है कि साइज अगर सेम है, शेप अगर सेम है, आकार अगर सेम है तो समरूप बन जाएगा। साइज से इसको फर्क पड़ता नहीं, तो शेप अगर सेम हो गई तो समरूप हो गया। लेकिन जो आपका सर्वांग सम है उसमें दोनों ही सेम होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो जो सर्वांग सम चीजें होती हैं वो सारी की सारी समरूप होती हैं। जितनी भी सर्वांग सम चीजें होंगी वो सारी की सारी समरूप होंगी। लेकिन जो समरूप चीजें होती हैं जरूरी नहीं वो सर्वांग सम हो, जैसे यहां हुआ, ये समरूप था लेकिन ये सर्वांग सम नहीं था, है ना। ये समरूप था लेकिन ये सर्वांग सम नहीं था। लेकिन नीचे देखें, ये सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम है और ये समरूप भी है। ठीक है। तो बस एक लाइन याद रखना, ये आपको पेपर में भी आ सकती है कि ट्रू फॉल्स में आ सकती है कि क्या सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, हाँ या ना? मैम?
यस मैम। क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं? नो नो मैम। मैम। ठीक है, तो ये हमने सीखा, ये आपकी बुक में ही है कहीं पर, ठीक है, आपकी बुक में किसी पेज पर ये लाइन है जो कि आपको याद रखनी है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। जो सर्वांग सम है वो समरूप होगा, लेकिन जो समरूप है जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी समरूप आकृति सर्वांग सम भी हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर्वांग सम के केस में अगर कोई दो आकृतियां सर्वांग सम है तो 100% वो समरूप भी होगी, ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम के पास दो चीजें होती है, आकार भी सेम, अमाप भी सेम, और अगर आकार और अमाप दोनों सेम है तो सर्वांग सम भी बन सकता है और समरूप भी बन सकता है, ठीक है। तो अभी तो हमने बात की आकार और अमाप देखकर, अभी हमने ज्यादा बात नहीं की डीपली, अभी हमने सिर्फ इतनी सी बात की कि अगर देखने में सेम है, आकार सेम है, साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर दिखने में एक ही आकार की है, एक ही शेप की है, तो हम उनको समरूप कह रहे थे। लेकिन अब हम, क्योंकि आप 10th में पढ़ते हो तो 10th के लिए जो है वो थोड़ी सी अलग सी परिभाषा है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं फिर इसको लिखना भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, मतलब बहुभुज का मतलब होता है जिसकी भुजा दो से ज्यादा होती है, जैसे कि त्रिभुज भी बहुभुज है, आपका आयत वर्ग ये भी बहुभुज है, पंचभुज छठभुज ये भी बहुभुज है, तो ये समरूप तभी होंगे, कोई सी दो आकृतियां समरूप तभी होंगी अगर उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कह लो या रूल कह लो, कुछ भी कह लो, समरूप होने के लिए जो कंडीशन है ये दो कंडीशन है, ठीक है, तो इसको भी सीखेंगे, बना के सीखेंगे, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। मान लो मैंने यहाँ पर एक बना दिया फिर से वर्ग, ठीक है, वर्ग बना दिया, और एक और वर्ग बनाते हैं, ठीक है, एक और वर्ग बना दिया। अब इसको देख के हमने बताना है कि क्या ये समरूप है। देख के तो आप बोलोगे हाँ समरूप है, लेकिन अब आपको और कुछ चीजें देखनी है, तो बताओ क्या क्या चीजें देखनी है वो देखना। इसका नाम है ABCD, इसका नाम है ABCD और इसका नाम है PQRS, ठीक है, इसका नाम है PQRS। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ देख के नहीं, बल्कि अब थोड़ा सा और आपने इसको ध्यान से देखना है, ऊपर ऊपर से नहीं, अब इसको गहराई में देखो, संगत कोण देखो, इन दोनों आकृतियों के संगत कोण देखो। संगत कोण होता है जैसे कि देखो ये कोण A है, जिस कोने में कोण A बना है इस आकृति के उसी कोने में कौन सा कोण है, जिस आकृति में कोण A आपको दिख रहा है कौन सा, P कोण में, पी मैम। ठीक है, तो A और P संगत कोण हुए, एक दूसरे के संगत हुए। अच्छा कोण C के संगत कौन है, आर मैम। R, बिल्कुल। कोण D के संगत कौन है, एस मैम। S, और कोण B के संगत कौन है, तो वो है Q। इन्होंने कहा संगत कोण होने चाहिए बराबर, तो क्योंकि ये एक वर्ग है और हमें पता है वर्ग के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है कि इस आकृति के और इस आकृति के दोनों के ही संगत कोण बराबर है, 90 डिग्री के हैं तो बराबर हुए, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहती है, मान लो इसको मैंने कहा कि ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और मान लो ये भुजा है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं क्या वो एक ही अनुपात में है, जैसे कि AB और PQ का अनुपात निकालो, AB और PQ का अनुपात निकालो, अनुपात होता है मतलब इसका बटा निकालो, तो AB बटा PQ कितने के बराबर आएगा, 1/4। ठीक है, ठीक है, 1/4। फिर मैं बोलूं कि DC और SR का अनुपात निकालो, कितना आया, 1/4। 1/4। फिर मैं बोलूं AD और PS का अनुपात निकालो, 1/4 है।
और अगर हम आखिरी वाले देखें बी सी और क्यू आर का अनुपात, तो वो भी आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये होता है समानुपात कि अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1/4 है तो सारी भुजाओं का अनुपात 1/4 ही होना चाहिए, जो कि हुआ। इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4 और इनका भी 1/4। तो हम कहेंगे इसमें दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है कि जो संगत कोण थे वो बराबर थे और जो संगत भुजाएं थी उनका अनुपात भी बराबर था। तो ये है आपका किसी भी दो आकृतियों के समरूप होने का रूल, उनका नियम, कि अब सिर्फ आपने ऐसे नहीं देखना ऊपर ऊपर से, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, भुजाएं और कोण के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको लिख लो फटाफट से कॉपी पर। ऐसा लिख लो कि बहुभुज समरूप होते हैं, ऊपर लिख लो बहुभुज समरूप होते हैं और नीचे लिख लो नंबर 1 संगत कोण बराबर हो और नंबर 2 संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, ये सीखना बहुत जरूरी है समरूप वाला, क्योंकि पेपर में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको आकृतियां दे दी जाएंगी, बोला जाएगा देखो और देख के बताओ समरूप है कि नहीं है। तो अब आप ऐसा मत देखना कि ये भी त्रिभुज वो भी त्रिभुज तो समरूप हो गए, नहीं। अब फिर आपको देखना है उनके कोण, फिर आपको देखनी है उनकी भुजाओं का अनुपात। ठीक है, लिया तो लिख लो मैम, लिख लिया। फिर बता देना। लिख लिया? यस मैम। सभी ने लिख लिया? एक मिनट मैम। हाँ लिख लो लिख लो। अभी सबने लिख लिया है क्या? यस मैम। यस मैम, लिख लिया। ठीक है, चलो तो अभी इस क्वेश्चन को करो। आपने इसमें बताना है कि भाई ये दोनों जो त्रिभुज हैं क्या ये समरूप है। अब इनकी आकृतियां देख के नहीं बताना है, बल्कि वो इनके कोण और इनकी भुजाओं का अनुपात देख के बताना है। ठीक है, मैंने कोण भी बना दिए हैं, इनके नाम भी लिख लेती हूँ। इसका नाम है ABC और इसका नाम है EFG। ठीक है, संगत कोण को संगत कोण से देखो, संगत भुजा और संगत भुजा का अनुपात निकालो, फिर देखो कि कोण बराबर है तो ठीक है, अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर अनुपात बराबर नहीं है तो मना कर देना, लेकिन अगर अनुपात बराबर हुआ तो हाँ कर देना। अब देखो भुजाओं का अनुपात, कोण तो बराबर ही, कोण तो मैंने देख लिए हैं, भुजाएं आप देखो। संगत भुजा सभी को पता है ना संगत भुजा कैसी होती है। AB के संगत कौन होगी बताओ? AB के संगत और BC के संगत FG मैम। FG मैम। ठीक है, और AC के संगत EG। चलो अब निकालो इनका अनुपात और मुझे बताओ। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, फिर आप अनुपात निकाल देना।
सभी का निकालो, सभी का इतना आया, 1/2 तीनों, तीनों का। पांच कम पांच, 5 दूनी 10, आ गया 1/2। 2.5/5, इसको किया तो ये आ जाएगा ऊपर 25, नीचे आ जाएगा 5 गुणा 10, हमने इसका दशमलव हटाया ना, तो ये बन जाएगा 25/50, और 25 को 50 से काटो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो ये आ गया 1/2। और वैसे यहाँ पे करो जरा, 4.8 बन जाएगा 48, बटे में आ जाएगा 10। ये समझ आया बटे में 10 क्यों लिखा? 48 का दशमलव हटाया, 4.8 का दशमलव हटाया, तो 48 रह गया ऊपर, दशमलव का बन जाता है 1, तो 1 लगा दिया। दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 0 लगेगी, ठीक है, इसलिए आया बटे में 10। अब इसको काटो जरा, क्या ये भी आएगा आपका 1/2? 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ओहो 2 अट्ठे 16 कहाँ, 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 24/45। जहां तक 24 का पहाड़ा मुझे आता है, 24 दुए तो 45 होता नहीं, तो इसका बटा आएगा क्या? 8 3 24, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, इसका अनुपात आ रहा है 8/15। तो क्या ये समरूप आकृतियां हैं? नो मैम। हाँ या ना? नो मैम। नो मैम। नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हमने सिर्फ आकृति नहीं देखनी, अगर हम इसको सिर्फ देखें, दिखने में तो लग रहा है कि हाँ समरूप है, क्योंकि ये भी त्रिभुज के आकार की, वो भी त्रिभुज के आकार की, बट हमने देखा कि जब इनका अनुपात निकाला संगत भुजाओं का, वो अलग आ रहा था। तो जब वो अलग आए, अनुपात अगर अलग आ जाए, तो हम उसको साफ मना करते हैं, तो ये समरूप नहीं होगा, ये समरूप नहीं हो सकता। ये समरूप तभी होता अगर यहाँ 8/15 की जगह पर 1/2 आता तो, ठीक है। और कोण देखें तो कोण इसमें भी 60-60-60 थे, इसमें भी 60-60-60 थे, संगत कोण इसमें बराबर थे, तो कोण वाली तरफ से तो ठीक था, अगर कोण देखते तब तो समरूप हो सकता था, लेकिन भुजाओं की वजह से ये समरूप नहीं हो पाया। तो बस इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे पेपर में 1-1 नंबर के, तो अच्छे से देखना है, अनुपात निकाल के और एंगल अच्छे से देखने हैं, फिर उसको हाँ या ना करना है, ठीक है। सिर्फ उसकी आकृति देख के झांसे में मत फंस जाना। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, और एक और क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, फिर इससे भी आगे बढ़ेंगे। तो ये है वो क्वेश्चन, इसको देख के बताओ ये आकृति समरूप है या नहीं। पहले कोण देख लो, संगत कोण, ये इसके संगत है, ठीक है। मैंने बता दिया कौन किसके संगत, अब बाकी खुद ढूंढो, बाकी खुद ढूंढो। क्या बताना मैम इसमें? ये संगत है कि संगत नहीं, सॉरी, ये समरूप आकृतियां हैं या नहीं। 1 मिनट रुक जाओ मैम। हाँ कर लो आराम से। पक्का? ठीक है, हाँ ये समरूप आकृतियां हैं। ये भी 85 डिग्री, ये भी 85 डिग्री, ये वाला 70, ये वाला 70, ये वाला 105, ये वाला 105, ये वाला 100, ये वाला 100, तो कोण तो सारे बराबर थे, है ना। संगत कोण तो आपस में बराबर थे। बात करें भुजा की, तो वो भी एक ही अनुपात में है, क्योंकि 24 दूनी 48, इनका अनुपात निकलेगा 1/2, 15 दूनी 30, इनका अनुपात भी निकलेगा 1/2, 25 दूनी 50, इनका अनुपात भी निकल जाएगा 1/2, और 21 दूनी 42, तो इनका अनुपात भी निकल जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हाँ ये समरूप है, क्योंकि इसमें कोण भी कैसे थे, बराबर थे, और संगत भुजाओं का जो अनुपात था वो भी सेम था, 1/2 1/2 1/2, ठीक है। चलो अब एक लाइन लिख लो, आकृतियां जो समरूप होती हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप होती ही होती हैं, उनको जो है वो समरूप है या नहीं, वो देखने में बिल्कुल भी टाइम जाता नहीं, ठीक है। वो आकृतियां जो समरूप होंगी लिख लो अपनी कॉपी पे। नंबर 1 वृत्त, जो वृत्त होते हैं वो हमेशा ही समरूप होते हैं। नंबर 2 वर्ग,
जो वर्ग होता है वो भी हमेशा समरूप होता है। नंबर 3 है त्रिभुज, लेकिन कैसा वाला त्रिभुज, तो उसमें अब डाउट रहता है थोड़ा सा, ठीक है। सारे के सारे त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया ऐसा और दूसरा त्रिभुज बना दिया मैंने ऐसा, तो ये तो दिखने में सेम ही नहीं है दोनों त्रिभुज, पर क्या दिखने में एक जैसे हैं, बताओ? मैम नहीं है। तो इसमें जो है वो सारे के सारे त्रिभुज समरूप नहीं होते, सिर्फ एक ही त्रिभुज होता है जो समरूप होता है, और जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर बात आ जाए त्रिभुज की, तो एक ही त्रिभुज है जो समरूप होता है, वो होता है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसको बनाने में कोई भी अलग सी चीज नहीं लगेगी। अगर मैं बोलूं कि सारे त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, तो मैं गलत हूं, क्योंकि एक त्रिभुज मेरा ऐसा बन सकता है ना, दूसरा त्रिभुज मेरा ऐसा बन सकता है, ये तो देखने में सेम ही नहीं है, तो इसलिए इनको हम समरूप नहीं कह सकते। तो सारे के सारे त्रिभुज समरूप नहीं होते, लेकिन जो समबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, बस उसी त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समरूप, ठीक है, ठीक है। तो लिख लिया ये वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, करेक्ट है। आगे बढ़े अभी, मैम। तो अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है आपकी पहली प्रश्नावली के, आपको बोला है कि इनको भरो। सभी वृत्त कैसे होते हैं? सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं? समरूप मैम। समरूप मैम। समरूप मैम। सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम इसलिए क्योंकि एक वृत्त छोटा बन सकता है, एक वृत्त बड़ा बन सकता है, लेकिन समरूप हो जाएंगे, क्योंकि समरूप को छोटे बड़े से फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन सर्वांग सम को बहुत फर्क पड़ता है। तो सभी के सभी वृत्त सर्वांग सम तो नहीं, लेकिन समरूप जरूर होते हैं। जब शब्द लिख दिया है सभी, तो मतलब सभी, ऐसा नहीं कि एक आधा वृत्त, जितने भी वृत्त हैं इस पूरे गणित में वो समरूप होंगे ही होंगे। सभी के सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप या सर्वांग सम? समरूप ये भी समरूप होंगे, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि जितने भी वर्ग हैं वो एक ही साइज के हो, साइज दोनों में अलग होगा। तो अलग साइज अगर हो गया तो सर्वांग सम तो बन नहीं सकता, लेकिन समरूप बन सकता है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले? समद्विबाहु या समबाहु? समबाहु में। समबाहु, ठीक है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे अगर उनके संगत कोण डैश हो और उनकी संगत भुजाएं डैश हो। मैम बराबर होंगे। बराबर मैम, भुजाएं समानुपाती। बराबर कौन होनी चाहिए? कोण की भुजा बराबर कौन होना चाहिए? मैम दूसरे में समानुपात मैम। मैम कोण तो ऐसे बराबर। पहला दूसरा मत याद रखो पर, ठीक है। हाँ ऐसे याद रखो कोण करके, पहले दूसरा मत याद रखना। क्वेश्चन अगर पलट दिया और ना मैं- तो फिर पहला दूसरा गया। भुजाएं समानुपाती। हाँ। जो संगत कोण है वो होने चाहिए बराबर, और जो संगत भुजाएं हैं वो होनी चाहिए समानुपाती। समानुपाती हमने देख लिया था क्या होता है, जिनका अनुपात समान हो। अगर दो भुजाओं का अनुपात निकाल के अगर 1/2 आ रहा है तो सभी का फिर 1/2 ही आना चाहिए, अगर अलग आया तो फिर नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये हमने सीख लिया है कि समरूप आकृतियां कैसी होती हैं, सर्वांग सम कैसी होती हैं। तो आपने होमवर्क में दो ऐसी आकृतियां बनानी है जो कि समरूप होंगी। ऐसे आपने दो भिन्न भिन्न उदाहरण बनाने हैं जो समरूप होंगे, और फिर आपने ऐसी आकृतियां बनानी है जो समरूप नहीं होंगी। एक मैं बता देती हूँ, जैसे कि एक तरफ मैंने बना दिया त्रिभुज और दूसरी तरफ मैंने बना दिया वृत्त, तो ये समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि इनका आकार सेम नहीं है। एक त्रिभुज के आकार की है, एक वृत्त के आकार की है। तो इस वाले एग्जाम्पल में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे, और समरूप वाले में तो आपको पता ही है। तो ये होमवर्क है, अपनी कॉपी पे कर लेना इसको, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, चलो इसको करके बताओ, इसमें मजा आएगा। अब इन आकृतियों को देखो और बताओ ये समरूप है या नहीं। नहीं है मैम। मैम ये क्यों? समरूप। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? मैम क्योंकि यहाँ पे जो एस आर है यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर और उस साइड ये 3 सेंटीमीटर है, तो अलग अलग हो गया ये, इसीलिए। वो तो बेटा अलग ही होंगे ना, वो तो अलग ही होंगे। हमने भुजा नहीं देखनी है, मैम हमने इनका आकृति अलग अलग है अनुपात मैम। देखना है। इनका आकृति अनुपात अलग देखो अलग। कि इसका मैम समरूप है। ये सुन लो,
अभी मेरी बात सुन लो भाई, डाउट तो क्लियर करने दो। इसको 1.5 और 3 ये नहीं देखना है, इनका अनुपात देखो। अगर ये 1.5 है, ये 3 है, तो इनका अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात आएगा 1/2, 30 होता है, ठीक है। और इन दोनों का अनुपात देखो तो इनका अनुपात भी आएगा 1/2, क्योंकि ये भी 15/30 है। इनका अनुपात भी 1/2 और इनका अनुपात भी 1/2। तो जब भुजाएं देखनी है तो ऐसा मत देखो कि ये छोटा है और ये बड़ा है, छोटा बड़ा तो होगा, तभी तो उनका हम अनुपात देखते हैं, ठीक है। तो अब जब आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा मत बोलना कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों तो अलग ही होंगे। इनका अनुपात निकाल के चेक करना है कि सेम है या नहीं। तो इनका अनुपात सेम था, 1/2 था सभी का। तो अभी क्या आंसर आया, समरूप है कि नहीं? प्रूफ है मैम। और भी कोई बोला था पहले? भावना और जतिन कुछ बोल रहे थे। मैम ये आकृति फिर से समझाना। क्या बेटा, फिर से बोलो। मैम ये आकृति मैम क्या करती? ये जो आकृति बना रखी है ये वापस रिपीट कर दो। वो अनुपात वाली? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसको करेंगे रिपीट। पहले मुझे बाकी बच्चे बताओ आपका आंसर। समरूप नहीं है। जिसने जिसने कहा समरूप नहीं है वो मुझे कारण तो बताओ क्यों नहीं है। आकृति अलग अलग है। बोलो। ये समरूप है। आकृति अलग अलग है। ये भी तो, इसके पास भी 4 भुजाएं, इसके पास भी 4 भुजाएं, फिर क्या, कहाँ पे अलग आई आकृति? बराबर नहीं है। बिल्कुल, ये तो मैं सुनना चाह रही थी तब से। कोण बराबर नहीं है। ये भी 4 भुजा वाला है, ये भी 4 भुजा वाला है। एक तरह से अगर इसकी भुजाएं देखें तो सारी बराबर, इसकी भुजाएं भी सारी बराबर, तो सारी बराबर भुजाएं वर्ग की होती है। तो असल में ये कह रहे हैं कि ये भी एक वर्ग है, ऐसा दर्शा रहे हैं, पर ये वर्ग नहीं है क्योंकि इसके 90 डिग्री का कोण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा, 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा और ये भी 90 से छोटा। तो इसके जो संगत कोण थे वो बराबर नहीं थे, इसलिए हम कहेंगे ये समरूप नहीं है। अगर इसके कोण भी बराबर होते, मान लो यहाँ पर कोण 90 का होता, 90 का होता, 90 का होता, 90 का होता, तो इसको समरूप कह लेते। लेकिन कोण ही जब बराबर ना हो तो समरूप कैसे कह सकते हैं? तो अनुपात बराबर था, जो भुजाओं का अनुपात था वो बराबर था, लेकिन कोण बराबर नहीं थे, इसलिए ये समरूप नहीं होगा। तो जिन्होंने आंसर किया था नहीं वो सही थे, लेकिन कारण बताया करो पूरा, ठीक है। चलो रिपीट करते हैं, जिसको भी अभी इसको फिर से देखना है। अनुपात निकालने के लिए आपको संगत भुजा पता होनी चाहिए क्या होती है। इस आकृति के ऊपर वाली जो भुजा है SR, वो संगत होगी इस आकृति के ऊपर वाली भुजा के साथ, ठीक है। इस आकृति की ये तरफ वाली जो भुजा है वो संगत भुजा होगी इसके। इस आकृति की ये वाली जो भुजा है राइट हैंड वाली, वो संगत होगी इसके। और इस आकृति की ये जो भुजा है वो संगत होगी इसके। ये समझ आया? संगत भुजाएं समझ आई? ऊपर वाली के संगत, नीचे वाली के संगत, दाई के संगत, बाई के संगत। ये क्लियर हुआ? यस मैम। बताओ। अब इनका अनुपात निकालना है तो SR का अनुपात DC से निकलेगा। SR हमारे पास 1.5 है, DC हमारे पास 3 है। 1.5 का दशमलव हटाओ, बन गया 15। 15 के बटे में 3 था, 15 के बटे में 10 भी लिखेंगे, क्योंकि 1.5 ने जब अपना दशमलव हटाया तो दशमलव का बन गया 1, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 लग जाएगी 0, ठीक है। और ये आ गया यहाँ पे 15/30। क्या आ गया? 15/30। इसको काट दो तो ये आ जाएगा 1/2। वैसे ही SP का करोगे, SP भी 1.5 है, DA भी 3 है, तो इसका भी आ जाएगा 1/2। फिर इसका करोगे तो इसका भी आ जाएगा 1/2। इन दोनों का करोगे तो इन दोनों का भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था और कुछ नहीं था। अनुपात जो है वो ऐसे निकाला जाता है। बताओ, अभी कोई डाउट जिसने भी पूछा था? नो मैम। हाँ, जिन्होंने पूछा था भी, आपका कोई डाउट है? अगर है तो पूछ लो। नहीं है तो चलो फिर आज को क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी 4 मिनट में शायद हो पाए ना। चलो ये वाली प्रमेय कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, इसको अभी भी सीखेंगे, कल भी सीख लेंगे।
अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रमेय नंबर 6.1। इसको हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय भी कहते हैं और इसी को हम थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, जो एग्जाम में भी आती है, पूछी जाती है कि थेल्स थ्योरम को प्रूव करो। ठीक है, तो यहां से हमने ऐसा, इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज का नाम है एबीसी। ये कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में एक भुजा के समांतर, तो बेटा माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ करो। रोहित माइक ऑफ रखो अपना। तो तीसरी भुजा माना मैंने बीसी को, किसको माना तीसरी भुजा? बीसी को। तो मैंने बीसी के समांतर एक रेखा खींचनी है, त्रिभुज के अंदर ही खींचनी है। कैसे वो रेखा बनेगी? तो अगर मैं ए बी के एक बिंदु को एसी के एक बिंदु से जोड़ दूं, ए बी के एक बिंदु को एसी के एक बिंदु से जोड़ दूं, तो मुझे एक रेखा मिल जाएगी जो क्या होगी? जो बीसी के समांतर होगी। ठीक है, मैंने एसी के एक बिंदु को ए बी के एक बिंदु से क्या किया? जोड़ दिया, तो मुझे रेखा मिली जिसका नाम रखा मैंने EF। तो जो ये EF है ये क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। मुझे कैसे पता पैरेलल है? मुझे कैसे पता समांतर है? प्रमेय में लिख रखा है कि अगर भुजा समांतर हो तो क्या होगा? तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं, ठीक है, देखो जिसके ये समांतर है उसका नाम है BC। तो BC एक भुजा है, BC एक भुजा है और अन्य दो भुजाएं हैं AB और AC। ठीक है, BC तीसरी भुजा है और अन्य जो दो भुजाएं हैं वो है AB और BC। तो जिस भुजा के समांतर ये नई भुजा आई, BC के समांतर EF आई, तो BC को तो ये टच कर नहीं रही, तो BC के तो ये कुछ कर नहीं सकती है ना। BC को जब ये टच नहीं कर रही तो BC को ये कुछ कर भी नहीं सकती। तो ये क्या करेगी? जो अन्य दो भुजाएं हैं, मतलब कि AB और जो AC है, इन दोनों को दो समान हिस्सों में या दो समान अनुपात में जो है वो विभाजित करेगी। समान हिस्से में नहीं कह सकते, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि इसने AB को समान अनुपात में बांटा कि जो AE बटा EB होगा, ठीक है, कि जो AE बटा EB होगा वो बराबर होगा AF बटा AC के, क्योंकि इस रेखा ने क्या किया? इस रेखा ने इनको समान अनुपात में बांटा है। मान लो इसने इसको 10 सेंटीमीटर में बांटा और इसको बांट दिया 5 सेंटीमीटर में, तो ये जो रेखा है EF ये इसको भी 10 सेंटीमीटर में बांटेगी और इसको भी 5 सेंटीमीटर में बांटेगी। जब आप इसका अनुपात निकालोगे 10/5 2 के बराबर आएगा, इसका अनुपात निकालोगे 10/5 वो भी 2 के बराबर आएगा। दोनों का जो अनुपात है वो बराबर आएगा। दोनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, लेकिन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। या मान लो इसको 10/5 में काटा और इसको इसने काट दिया 18 और 9 में। ठीक है, तो AE बटा EB का अनुपात निकालोगे 10/5 तब भी 2 आएगा। AF 18 है, AF 18 है, गलत लिखा सॉरी, ये AF और FC, और FC 9 है, इसको काटेंगे तो ये भी 2 आएगा, तो ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, इनके जो अनुपात आए वो बराबर आए। ठीक है, तो बस ये प्रमेय कहती है ऐसा। अब इस प्रमेय को आपको अच्छे से समझ आया नहीं होगा, कल इसको अच्छे से करेंगे, बिल्कुल इसके उदाहरण ले लेके, और फिर क्वेश्चन भी करेंगे आपके 6.2 के जो इस प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी के लिए कोई डाउट है किसी का तो क्लास में रुको, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। होमवर्क दिया था, होमवर्क कर लेना, समरूप आकृतियां और बिना समरूप आकृतियां बना लेना, और एक माध्यक वाला क्वेश्चन भी भेजूंगी जिसमें XY निकालना है, तो उसको भी कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।